नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज किन खबरों पर देश की नजर है और क्या हम आपको दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए बात, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से हलचल तेज है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि राहुल कहां से उम्मीदवार बनाए जाने की बात राहुल को कही जा रही है। और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ रणनीति बना रही है। आज राजस्थान में 5 राज्यों के बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है, जो जमीनी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी के साथ बात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की भी होगी, जहां पर आज ताल ठोकने केजरीवाल पहुंच रहे हैं। सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में केजरीवाल कांग्रेस को चुनौती देंगे या फिर गठबंधन होगा। और बात राजस्थान के अलवर में भीड़ तंत्र के आतंक की भी होगी, जहां पर लकड़ी काटने गए युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बिल्कुल, तो आगे का एजेंडा में आपको बताएंगे कि बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या के केस में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश की सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो बिल्कुल तो शुरुआत करते हैं अररिया पत्रकार हत्याकांड की, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और सभी गिरफ्तार आरोपी एफआईआर में नामजद हैं। 11 बजे अररिया एसपी जांच पर खुलासा करेंगे। कल सुबह घर में घुसकर उनकी हत्या की गई थी। पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि कुछ साल पहले उनके भाई की भी हत्या की थी और इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो बिहार में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई, पूरी कानून व्यवस्था बिहार की एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या हुई थी। कल सुबह घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। आज 11 बजे अररिया एसपी इस मामले की जांच पर खुलासा करने वाले हैं। आपको यह भी बताएं कि इस पूरे मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जितने भी गिरफ्तार आरोपी हैं वो एफआईआर में नामजद हैं। 11 बजे कुछ और पहलू इस पूरे मामले को लेकर सामने आएंगे, क्योंकि अररिया एसपी इस पूरे मामले पर खुलासा करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब यह खुलासा होगा तो सामने आएगा कि क्या क्या कार्रवाई हुई और कुछ और खुलासे भी सामने आने की उम्मीद है। तो 24 घंटे बाद 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये वो आरोपी हैं जिनके एफआईआर में नाम दर्ज हैं। और अब इस पूरे मामले पर 11 बजे अररिया एसपी जांच पर खुलासा करने वाले हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या खुलासा होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में इस वक्त बिहार सरकार और बिहार का प्रशासन है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 की तैयारी में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। शहर शहर से सामने आ रही हत्या की वारदातें अपराधियों के बुलंद हौसलों की गवाही दे रही हैं। अगस्त में अपराधियों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें। अररिया में 18 अगस्त को पत्रकार का मर्डर हुआ। इसके साथ ही साथ मोतिहारी में हत्या हुई, समस्तीपुर में एसएचओ की हत्या कर दी गई, नालंदा में भी वार्ड पार्षद की हत्या हुई। वहीं अगर हम बात करें नालंदा की तो एक और हत्या हुई वहां पर, और मुंगेर में आईटीसी कर्मचारी की हत्या की गई। तो ये 6 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है और उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को अपने ठेंगे पर रख दिया है। तो ज्यादा जानकारी देंगे पटना से प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, पत्रकार हत्याकांड में गिरफ्तारी को लेकर और क्या जानकारी आपके पास है? यह हत्या क्यों की गई, क्या सामने आ रहा है? देखिए, आपके चैनल एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये खबर उठाई थी और बताया था कि किस तरीके से सुबह सुबह एक पत्रकार की हत्या अररिया में कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे खुलासा होता गया और ये सामने बात आई कि कैसे आपसी रंजिश का भी मामला सामने आया और जिसमें उसके भाई, जो भी पत्रकार हैं, उसके भाई की हत्या 2019 में हुई थी और उसके बाद से जो शख्स जेल से बाहर निकला था उसमें 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, आरोपी को। उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 अभी भी फरार हैं। तो जाहिर है कि जो मामला चल रहा था कि कैसे घर में घुस करके
गोली मार दी जाती है। इसको लेकर तमाम सवाल उठाए थे और एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले बताया था कि ये हत्या कैसे और क्यों हुई थी। अब जो है ये देखना होगा कि क्या होता है इस मामले में आगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी खुलासा करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल, जो सबसे अहम सवाल है कि पत्रकार की हत्या में जो पुलिस कर रही है वो सामने है, लेकिन समस्तीपुर में जो एक पुलिस वाले की हत्या हुई थी उसमें अब तक क्या हुआ। हालांकि वहां के एसपी ने दावा किया था कि 10 दिन के अंदर में जो भी आरोपी है उसे खोज निकालेंगे, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं, अब तक एक भी सुराग प्रकाश, क्या ये ताबड़तोड़ कार्रवाई केवल इसलिए हो रही है क्योंकि मामला सुर्खियों में आ गया, पूरे देश में चर्चा होने लगी और सवाल उठने लगे, वरना हालात ये है कि लोगों की जान जा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिहार में? यही मैं कहने जा रहा था कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है और पुलिस पर हमला हो जा रहा है, आए दिन ये देखा जा रहा है कि शराब माफिया जो है वो पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बुरी तरीके से पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। बावजूद इसके इनके जो हौसले हैं अपराधियों के वो बुलंद हैं और आए दिन आप सोच समझ सकते हैं कि कैसे समस्तीपुर में एक पुलिस वाले की हत्या कर दी जाती है और अब तक वो फरार है वो शख्स। हालांकि नालंदा, पटना, समस्तीपुर कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है, 2 लोगों को हिरासत में लिया भी गया है, लेकिन अब तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पा रही है। तो जाहिर है कि बड़ी चुनौती है बिहार में पुलिस। बिल्कुल प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए। बेहद गंभीर मामला है और एक के बाद एक अपराध की घटनाएं जो हो रही हैं बिहार में, इसको लेकर नीतीश कुमार की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। उनकी सरकार सवालों के घेरे में है, वहीं नीतीश कुमार सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। थानेदार की भी हत्या अपराधी गौ तस्कर कर रहे हैं। अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में, और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। आपराधिक घटना बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी, पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? दुख की बात हो तो देख रहा है आपने, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। जहाँ तक बिहार की बात है, हादसा और इस तरह का अपराध जहाँ पर भी होगा, मानवता शर्मसार होती है, जिंदगी की कीमत होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी यादव जी की सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। मेरा लेकिन ये जरूर बोलना है कि भाजपा हमलावर हो जाती है जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है। मणिपुर पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हमारे संवाददाता प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, देखिए, हमने अभी 6 तस्वीरें दिखाई थी 6 अगस्त से 18 अगस्त के बीच की। 12 दिनों के अंदर अलग अलग जगहों पर हत्या होती है। एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर अपने ही राज्य में सवालों के घेरे में है वो। देखिए, ये बात तो सही है कि 24 की जो लोकसभा चुनाव है 24 का, उसको लेकर के तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की के सवाल पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उसमें एक बात सही है कि जिस तरीके से बिहार में पुलिस पर हमला हो रहा है, गवाहों पर हमला हो रहा है, या फिर जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो पहले जो इकबाल नीतीश कुमार का था, जिससे अपराधी भी जो है वो थर्राते थे, आखिर क्या हुआ अचानक जो इस तरह की जो पुलिस पर हमला होना या फिर जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमना, कई सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं जिस पर सवाल उठते रह रहे हैं। पर ये देखना होगा कि क्या सरकार इसे चुनौती के रूप में या फिर कैसे इसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और सवाल ये भी उठता है कि जिस राज का हवाला दे देकर सत्ता में नीतीश कुमार आए थे, क्या उस राज की वापसी बिहार में हो रही है? शुक्रिया प्रकाश आपका जानकारी के लिए। और देखिए, राजस्थान के अलवर से खौफनाक वारदात की खबर है। अलवर जिले के बानसूर में भीड़ की पिटाई से एक शख्स की मौत हो गई। वारदात यहां के हरसोरा पुलिस स्टेशन के नारोल गांव की है। मारे गए शख्स का नाम है वसीम। बताया जा रहा है कि वसीम रात को पेड़ों की कटाई करने के लिए पिकअप के साथ निकला और इसकी भनक लगने पर वन विभाग की टीम ने उसका पीछा किया, फिर जेसीबी लगाकर पिकअप गाड़ी को रोक लिया। नारोल गांव के पास इसे रोका गया, जहां पर भीड़ ने वसीम के साथ उसके साथ मौजूद 2 लोगों की भी जमकर पिटाई की और वसीम की भी पिटाई की।
तो पिटाई में घायल वसीम को कोटपूतली ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वसीम के परिजनों ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भीड़ तंत्र का जो आतंक है वो क्यों सामने आया, और इस तरह की घटना अलवर में पहले भी हो चुकी। भीड़ तंत्र का आतंक देखने को मिला था और वसीम कांड के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे। SHO हरसोरा को नारोला गांव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको, गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही थी, जिस पर ये पहुंचा वहां पर। तो वहां इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में, 3 लोगों को ये लोग वहां से लेके आए और जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए। एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है रात को, उनसे हमारा अनुसंधान चल रहा है। पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं वसीम का परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नाम का जो लड़का था ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर, और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से, तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक JCB रोड पर आड़ी लगा दी गई थी। तो उस JCB के अंदर 3-4 आदमी उतरे और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे और इन्होंने इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में से खींच करके मारना पीटना शुरू कर दिया कि उनके हाथों में धारदार हथियार भी थे, सरिया भी थे, लठ भी थे। हम ये चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए और न्याय के साथ जुल्म होना चाहिए, और नाजायज़ इनको मारा पीटा गया है, नाजायज़ इसका मर्डर किया गया है। तो देखिए, अलवर में जहां पर वसीम की हत्या हुई है वहीं से एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। लकड़ी तस्कर के आरोप में राजस्थान के कोटपुतली जिले में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कोटपुतली जिले के हरसौरा थाने का है और इस वक्त मैं हरसौरा थाने के प्रांगण में ही खड़ा हूँ। आप ये पिकअप वैन देख सकते हैं, यही वो पिकअप वैन थी जिसमें मृतक वसीम तकरीबन 27 साल की उम्र का सवार था और वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने लकड़ी तस्कर समझकर इन लोगों का तकरीबन 15 किलोमीटर तक पीछा किया। हालांकि अगर इस वक्त बात की जाए तो पिकअप में किसी भी तरीके की लकड़ियां नहीं है, क्योंकि गांव वालों ने वन विभाग की टीम के घूमते रहने की बात वसीम और उसके साथियों को कही थी। ये तमाम लोग जंगल से लकड़ियां लाने का काम करते थे, लेकिन रास्ते में ये JCB मशीन लगा करके वन विभाग और ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया पिकअप का, और इस JCB को रोक देने के बाद जब ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि वन विभाग के कर्मचारियों की ये जीप है और ये तीनों वाहन फिलहाल यहाँ पुलिस ने सीज कर दिए हैं। इस वेन की बात करें तो ये जो पिकअप वेन है इसी में वसीम और उसके 2 साथी सवार थे। जब क्रेन लगाकर इन्हें रोका गया और उसके बाद इनसे पिटाई की गई, आप देख सकते हैं कि ये पिकअप वैन से इन तीनों को निकाला गया था। इसमें एक्सीडेंट के खून के ये निशानात अभी भी बता रहे हैं कि किस तरीके का मामला हुआ होगा। निर्ममता पूर्वक बताया जा रहा है कि लाठियों, सरियों और धारदार हथियार से इन तीनों की पिटाई की गई। इस दौरान 2 युवक तो घायल हो गए और बेहोश हो गए, लेकिन वसीम जो था वो इनके हत्थे चढ़ गया और उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई और नतीजा ये हुआ कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा और इसी दौरान इलाज के वक्त उसकी मौत भी हो गई। पुलिस ने तकरीबन 13 लोगों के खिलाफ इस मामले को दर्ज किया है, जिसमें हत्या का मामला भी दर्ज है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण भी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। केवल हिरासत की बात पुलिस ने कही है। इस बीच टपुकड़ा, जहां का वसीम रहने वाला था, वहां उसके परिवार वालों ने उसके शव को कोटपुतली में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी है, लेकिन ये तीनों वाहन अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इन्हें जब्त कर रखा है और अब पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, थाना हरसौरा, जिला कोटपुतली, एबीपी न्यूज। और हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, कानून व्यवस्था पर तो सवाल है, लेकिन आपने बताया कि हिरासत में तो लिया गया, गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आ रही है। क्या कानूनी कार्रवाई में देरी इसलिए है क्योंकि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी आरोपों के घेरे में है?
बिल्कुल अवधेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वन विभाग के कर्मचारी, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है वो वन विभाग की जीप जो इस वक्त भी हरसौरा थाने में खड़ी है। गुरुवार की रात की घटना ये बताई जा रही है और तब वसीम अपने साथियों के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गया था, जो कि यहाँ पर एक आमतौर पर लोग ऐसा काम करते हैं। इसी बीच उसे गांव वालों ने बताया कि आज वन विभाग की फ्लाइंग घूम रही है तो आप लकड़ियां मत ले जाइए। इस दौरान वसीम ने अपनी इसी पिकअप में कुछ लकड़ियां भर ली थी, लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया तो उसने उन लकड़ियों को वहीं खाली कर दिया और तब इस पिकअप में ये लोग भागना शुरू हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त। लेकिन तकरीबन 15 किलोमीटर तक वन विभाग की टीम ने वसीम और उसके साथियों का यहाँ से पीछा किया। उसके बाद जब वो रामपुरा गाँव में वहाँ पहुँचे तो वहाँ स्थानीय सहयोग से इस JCB मशीन को लगा दिया गया और रास्ता रोक दिया गया। रास्ता रुक जाने के बाद वो बेहद सकड़ा रास्ता है और वहां से वसीम और उसके साथी अपनी पिकअप को वापस नहीं ले पाए, क्योंकि तब तक वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई थी, ग्रामीण भी वहां पहुंच गए थे और वहीं से मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। तब वसीम और उसके जो दो साथी थे, जिनमें एक उसका चचेरा भाई भी शामिल है, वो दोनों तो मौके पर ही घायल हो गए। हालांकि उनके साथ भी मारपीट की गई, लेकिन तब वसीम के सीने में, यानी कि बताते हैं उसका हार्ट पंक्चर हो गया था और काफ़ी हद तक उसके जो हृदय था वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तब उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी वहाँ मौत भी हो गई। टपुकड़ा से उसके तमाम लोग, जो घर परिवार के लोग थे, जब वो लोग आए और उन्होंने अपने परिजन के बारे में पूछताछ की, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कोई और अपडेट आपको मिलता है, हम तुरंत आपके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले में कहां तक कार्रवाई आगे पहुंची है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सियासत की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। आपको बताएं कि 5 राज्यों के विधायक राजस्थान में सर्वे करेंगे। 200 सीटों के लिए बीजेपी विधायकों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर सीट पर 7 दिन तक कैंप करेंगे विधायक और केंद्रीय नेतृत्व को फिर इसका फीडबैक सौंपा जाएगा। आपको बताएं कि बड़ी तैयारी बीजेपी की राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। सर्वे की बात कही जा रही है। 200 सीटों के लिए बीजेपी विधायकों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर एक सीट पर 7 दिन तक विधायक जो है कैंप करेंगे, सर्वे करेंगे। फिर इसका जो फीडबैक रिपोर्ट होगी उसे केंद्रीय आलाकमान को सौंपा जाएगा। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से राजस्थान में बहुत ही जल्द चुनाव है और बात कही जा रही है कि सर्वे होगा, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, किस तरीके से भीड़ को कानून हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है, ये हमने आपसे पूछा, जाना। लेकिन अभी जो राजस्थान में फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं चुनाव को देखते हुए, क्या आपको लग रहा है कि इसका भी असर देखने को मिलेगा और सर्वे में क्या इस बात को, कानून व्यवस्था का जिक्र भी किया जाएगा? बिल्कुल पूजा, इससे कोई दो राय नहीं है कि ये जो बीजेपी का सर्वे है, ये पहली बार इस तरीके से बीजेपी चुनाव के तकरीबन 3 महीने पहले इस सर्वे को अंजाम देने जा रही है। खास बात यह है कि 5 राज्य यानी कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल के भी कुछ विधायक आने वाले थे, लेकिन वहां प्राकृतिक आपदा की वजह से वो जयपुर नहीं पहुंच पाए। फिलहाल 5 राज्यों के तमाम विधायक जयपुर के होटल इंडियाना, जो कि आमेर इलाके में है, वहां पर पहुंच चुके हैं। कार्यशाला शुरू होगी जिसमें संगठन से जुड़े हुए लोग इन तमाम विधायकों को उनके क्षेत्रों की जानकारी देंगे। आज ही कुछ पर्यवेक्षक जो हैं विधानसभा के, जिन्हें ये जिम्मा दिया जाएगा, वो अपने अपने इलाकों में रवाना होंगे। इन्हें 5 से 7 दिन यानी तकरीबन 1 हफ्ते तक प्रवास करने को कहा गया है। ये वहां पर संभावित प्रत्याशियों की नब्ज टटोलेंगे कि उनकी जीत की संभावना कितनी है, जो अपेक्षित नाम है, उनके अलावा जो पिछला चुनाव लड़ चुके, इन तमाम लोगों के बारे में स्थानीय लोगों से, इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों से और व्यापारिक संगठनों से, इन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये संभावित प्रत्याशियों की 3 नामों की या 5 नामों की एक पैनल, तो तमाम संभावनाओं को तलाशा जाएगा और सर्वे होगा कि किस तरीके से कौन जमीन पर मजबूत साबित होगा, क्योंकि चुनावी माहौल में सर्वे ही ये तय करता है कि कौन सा प्रत्याशी हमारी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि मिशन राजस्थान जो है बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण। बड़ी खबर आपको दे, राहुल के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस में दावों की होड़ लगी है। मणिपुर के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान सामने आया। मणिपुर से अगर लड़े तो ऐतिहासिक जीत होगी, भक्त चरण दास का यह बयान। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी बयान इस पर सामने आया। अमेठी से लड़े चुनाव जिताएगी जनता, ये अजय राय ने कहा। 2019 की गलती सुधार कर 2024 में जनता जिताएगी। तो लोकसभा चुनाव में भले ही अभी देर है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में इस दावे की होड़ लगी है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़कर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास का दावा है कि राहुल गांधी मणिपुर से लड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं अजय राय कह रहे हैं कि अमेठी से भारी जीत होगी।
मैं आज के दिन कहता हूँ, आज जाकर मणिपुर में लड़ जाएंगे 2 सीट है, चाहे नीचे लड़े और ऊपर लड़े, दोनों कम्युनिटी में नफरत है भयंकर। किसी के सीट में भी राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे, उनके प्यार मोहब्बत के संदेश के चलते जीत जाएंगे और किसी भी राज्य में जीत जाएंगे। कि वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां हुई इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके, गांव से लेके, शहर से लेके अपनी पूरी ताकत और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर जहां कांग्रेस दावे कर रही, वहीं बीजेपी ने कहा है कि अमेठी में राहुल चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दावा किया, उन्होंने कहा कि राहुल के लिए जमानत बचा पाना भी मुश्किल होगा। अमेठी में अजय राय जो हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको हकीकत का पता चल जाएगा अगर चुनाव लड़ गए। राहुल वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा बीजेपी नेता आरपी सिंह का कहना है। लोग सवाल उठा रहे थे, अमेठी छोड़ के चले गए, लेकिन अजय राय कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मजाक है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, उनको बोलो राहुल गांधी को लड़ाएं जरूर, भागे मत और अपनी जबान पे खड़े रहे। ये ना हो कि कल बोले नहीं मैंने कहा, वो कुछ ऐसे कह दिया। अपनी जबान पे पक्के रहे और राहुल गांधी को अवश्य लड़ाएं। और मेरा ये चैलेंज स्वीकार कर लें और राहुल गांधी की जमानत बचा पाए तो मेरा नाम बदल दे। क्या कि उपहास उड़ा रहे हैं, यूपी की जनता, अमेठी की जनता उनको नकार चुकी है। वो आज स्मृति ईरानी जैसे नेता उनको मिली है जो उनके दिन भर हर चीज़ की चिंता करती है, समाज के हर वर्ग की चिंता करती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जमानत बच जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन सर, आप लोगों को क्यों लगता है कि राहुल गांधी दोबारा वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? हालांकि वायनाड से चुने गए हैं, लेकिन फिर से चुनाव तो लड़ ही सकते हैं ना, सालों से। चुनाव तो लड़ सकते हैं, परंतु फिर भागते हैं ना चुनाव लड़ते हुए। फिर चुनाव अमेठी छोड़कर फिर कहीं और अगला कोई वायनाड ढूंढेंगे। अब वायनाड से भी नहीं चुनाव लड़ेंगे वो, ये भी मेरी बात समझिए। इस बार वायनाड से भी नहीं चुनाव लड़ेंगे, वह कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढेंगे। इस बार किसी और राज्य में जाकर कुछ और तमिलनाडु में या किसी और राज्य में जाकर कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढेंगे, परंतु सुनिश्चित अमेठी में तो वो है अपनी जमानत जब्त कराएंगे।